गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले पीरियड में संसाधन के रूप में लोग इस चैप्टर का पूरा अध्ययन किया था। अब आज के इस चैप्टर में हम लोग एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती, इस अध्याय को हम लोग देखने वाले हैं। इस अध्याय के प्रथम भाग में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, इनको हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाला पहला जो बिंदु है कि निर्धनता के विविध पहलू या आयाम, तो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द पॉवर्टी, इसको हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता के रूप में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम लोग निर्धनता का अनुमान लगाएंगे, हमारे देश में, राज्य में और समुदाय के अनुसार भी कौन से इसमें कितने निर्धनता पाई जाती है, इसका विश्लेषण करेंगे। वैश्विक निर्धनता पर भी एक हम लोग नज़र डालेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रमुख निर्धनता के कारण क्या है और फिर इस निर्धनता को दूर करने के लिए या निर्धनता निरोधी उपाय, निर्धनता को खत्म करने के लिए हम लोग कौन से उपाय कर सकते हैं या किए जा रहे हैं और उसमें हमारे सामने कौन सी चुनौतियाँ आ रही है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम सब जानते ही हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम अपने चारों तरफ कई सारे ऐसे निर्धनता को देखते हैं, निर्धन व्यक्तियों को देखते हैं, चाहे वो कहीं पर निर्माणाधीन कार्यों में काम करने वाला दैनंदिन वेतनभोगी हो, मजदूर हो, या कृषि कार्य में भूमिहीन मजदूर हो, या कहीं पर दिहाड़ी काम करने वाला हो, कई होटल में काम करने वाला कोई मजदूर हो। कई सारे ऐसे क्षेत्र है या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, सामान्यतः इनको जब हम लोग देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये अपने आप ये बात आ जाती है कि ये निर्धन है, बहुत ही गरीब है। वैसे देखा जाए तो भारत जो है वास्तव में विश्व का हर चौथा, माफ कीजिए, भारत में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। मतलब लगभग 25% भारत की जनसंख्या ये निर्धनता में जी रही है, गरीबी में जी रही है। वर्ष 2011-12 में भारत में 270 मिलियन, या उसी को हम लोग अगर करोड़ में परिवर्तित करते हैं तो 27 करोड़ लोग लगभग निर्धनता में जी रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। मतलब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में ये निर्धनता पाई जाती है और इसलिए स्वतंत्रता के बाद से ही इस निर्धनता को मिटाने की एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये निर्धनता क्या होती है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो उसको देखने से पहले हम लोग तो दो उदाहरण देखेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। एक है शहरी निर्धनता का उदाहरण और दूसरा ग्रामीण निर्धनता का उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग एक नज़र डालते हैं शहरी निर्धनता पर। 33 वर्षीय रामशरण रांची के पास में, झारखंड में, एक आटे के मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। प्यारे बच्चों, ये दैनिक श्रमिक मतलब हर रोज उसको मजदूरी मिलती है। इसका मतलब इसको हर रोज काम उपलब्ध नहीं होता है। जब भी उसे रोजगार मिलता है, जब भी उसे, मतलब इसको हर समय हर दिन रोजगार नहीं मिलता है। तो एक महीने में लगभग ये 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों वाला परिवार है, लेकिन ये 1500 रुपये इस 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसकी पत्नी जो है 6 माह से 12 वर्ष तक, एक पत्नी है और 6 माह से 12 वर्ष तक के 4 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उसे गांव में रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता को पैसा भेजना पड़ता है। गांव में उनके बूढ़े माता पिता रहते, उनको भी कुछ राशि उनको भेजना पड़ता है। रामशरण शहर के एक ऐसे कोने में पड़े काम चलाओ झोपड़ी में किराए पर रहता है।
पत्नी अंशकालीन घरेलू कामगार है, मतलब घरों में जाकर कुछ 2 घंटे 4 घंटे वो काम करती है, जिससे उसको 800 रुपये वो महीने में कमा लेती है। बड़ा बेटा भी आर्थिक कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, परिवार को सहायता करने के लिए चाय की दुकान में एक सहायक के रूप में काम करता है और वो 300 रुपये कमा लेता है। 10 साल की बेटी जो है छोटे बच्चों को संभाल लेती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते। मतलब देखिए, जो मैंने ये जो पूरे जो रेड मार्क किए हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे फिर इन्हीं को हम लोग निर्धनता के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इन गरीबों को मुख्य रूप से अल्प भोजन मिल रहा है। यहाँ पर जूते पहनना इनके लिए विलासिता है। विलासिता का मतलब होता है कि नहीं के बराबर ये जूते पहने ही नहीं सकती है। अगर वो जूते पहनेंगे तो लगेगा कि वो बहुत बड़े साहब बन गए। तो इस प्रकार से जैसे किसी के पास गाड़ी, अरे यार बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तो ये जो एक सिंबल है, स्टेटस सिंबल समाज में, तो वैसा उनको लगेगा कि जूते, इसका मतलब वो जूते पहन ही नहीं सकते, जूते खरीदने की उनकी क्षमता ही नहीं, क्योंकि वो अपना भोजन ही ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जूते बहुत दूर की बात है। प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तब खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने के लिए लायक नहीं होते। इतने ये गरीब है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इनके जो छोटे बच्चे हैं इनको पूरा पोषण नहीं मिलता है, पूरा भोजन नहीं मिलता है, पूरा ऊर्जा कैलोरीज उनको नहीं मिलती है। बीमार होने पर ये गरीब पैसे न होने के कारण कोई भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलता है या नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार से ये शहर के एक राम शरण की कहानी थी, जो निर्धनता में अपना जीवन बिता रहा है। ग्रामीण निर्धनता में देखिए, लक्का सिंह मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला भूमिहीन परिवार है। वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। इसका काम भी अनियमित है, मतलब हर समय काम नहीं मिलता है। पूरे दिन की मेहनत के बदले उसको 50 रुपये मजदूरी मिलती है। 8 सदस्यों का ये परिवार है। हमेशा 2 वक्त का भोजन जुटा नहीं पाते। देखिए, मतलब कई बार ऐसे आता है कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। महिलाएं खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने का काम करती है। पिताजी चिकित्सा के अभाव में तपेदिक से 2 साल पहले ही मर गए हैं। माँ भी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी एक उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। गांव में वैसे प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह कभी भी उस स्कूल में नहीं गया है, मतलब ये पूरी तरह से निरक्षर है। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव होते हैं। ये नए कपड़े खरीद नहीं सकते हैं, बहुत कभी कभार ही, कुछ सालों बाद ही जब थोड़ा बहुत पैसा जमा हो जाता है तो खरीद लेते हैं। परिवार को साबुन और तेल, तेल का मतलब यहाँ पर जो है बाल को लगाने वाला तेल है, तो साबुन और तेल इनके लिए विलास है, मतलब ये साबुन भी यूज नहीं कर सकते। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से ये लक्का सिंह का परिवार है। अब इन दोनों कहानियों से कुछ महत्वपूर्ण पहलू हमने निकाले हैं, और वो पहलू हम लोग जोड़ेंगे निर्धनता के साथ। प्यारे बच्चों, आमतौर पर जब निर्धनता की हम बात करते हैं तो निर्धनता की पहली विशेषता या पहला आयाम या पहला लक्षण हम कह सकते हैं कि इसमें अधिकतर भूमिहीन लोग पाए जाते हैं। भूमिहीन मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, वो अन्य लोगों, अन्य दूसरों के भूमि पर काम करते हैं। तो निर्धनता का एक पहली आयाम या लक्षण या विशेषता हम कहेंगे या पहलू, इसमें भूमिहीन लोग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, बेरोजगार लोग। जो बेरोजगार लोग होते हैं, जिन्हें काम नहीं मिलता है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं होता है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति भी अपने सारी जीवनावश्यक वस्तुएं की पूर्ति करने के लिए उनके कठिनाई होती है, और इसीलिए ऐसे बेरोजगार व्यक्ति भी मतलब जो है वो निर्धनता के साथ जुड़ जाते हैं। परिवार का आकार, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर जैसे आपने देखा कि एक तरफ 6 सदस्यों का परिवार और दूसरे तरफ 8 सदस्यों का परिवार, वो भी वैसे 6 + 2 8 ही थे। माता पिताजी उनके पास नहीं रहते थे, लेकिन वो अपने माता पिता को उनको पैसे भेजने पड़ते थे। तो 8 परिवार को सोचिए, एक व्यक्ति कमाएगा, वो भी बहुत ही न्यूनतम मजदूरी पर, तो वो डेफिनेटली वो गरीब का गरीब ही रह पाएगा। तो इसलिए परिवार का आकार भी कितना बड़ा है और उसके इनकम ऑफ सोर्सेस क्या है, उस पर भी ये निर्धनता निर्भर है। उसके बाद में निरक्षरता आपने देखा, आमतौर पर
जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो निरक्षर होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई, लेकिन आम तौर पर ये अधिकतर लोगों में ये निरक्षरता पाई जाती है और उसी के कारण उन्हें अच्छे काम नहीं मिलते, और अच्छे काम नहीं मिलते इसलिए अच्छी मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें कोई स्किल नहीं होता है, प्रतिभा नहीं होती, कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होता है निरक्षरता के कारण, और इसके कारण अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कई उदाहरण देखे थे, आप लोगों ने विलास का उदाहरण आप लोगों ने देखा, माफ़ कीजिए शकुल का उदाहरण आपने देखा था कि कैसे वो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके एक प्राइवेट फर्म में उसको नौकरी मिलती है। तो निर्धनता के एक पहलू निरक्षरता भी है। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, ये भी एक मुख्य रूप से निर्धनता का कारण माना जाता है कि आमतौर पर निर्धन व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत ही खराब होता है, क्योंकि वो अपने इलाज नहीं कर सकते, उतने पैसे नहीं होते। दूसरा, केवल इलाज की बात नहीं है कि स्वास्थ्य के प्रति वो सजग नहीं होते हैं, उसमें वो चेतना नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक तो गंदगी में रहते हैं, जैसा वैसा कैसा भी खाना खाते हैं, फटे पुराने कपड़े। अभी आपने देखा कि लक्का सिंह के परिवार में साबुन तक उनको अवेलेबल नहीं है, तो सोचिए उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और दूसरा है, इसी के कारण ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आपने रामचरण के इसमें देखा कि उनके छोटे बच्चे कैसे कुपोषण, जब वो कुपोषण बचपन में कुपोषित हो जाएंगे तो क्या वो भविष्य के लिए एक अच्छे सक्षम नागरिक बन पाएंगे, यही एक प्रश्न चिन्ह है। और बाल श्रम, सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में बाल श्रम अधिक होता है। आपने देखा कि रामचरण के बच्चे कैसे एक चाय के टपरी में वो काम करता है, तो इसमें बाल श्रम अधिक होता है, क्योंकि मजबूरी में खाना या अपने जीवन यापन करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भी उनको काम पे भेजना पड़ता है, और इसलिए बाल श्रम इसमें अधिक होता है। और आमतौर पर ये निर्धन व्यक्ति असहायता होती है, मजबूर होते हैं बेचारे, और इसके कारण ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। बहुत ही कम मजदूरी पर उसे काम लिया जाता है, अधिक घंटों तक काम लिया जाता है, मामूली मजदूरी दी जाती है, या कई सारे ऐसे दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, और इस प्रकार से असहायता ये निर्धनता का एक प्रमुख लक्षण है। तो इस प्रकार से ये कई सारे ऐसे पहलू है, मतलब ये जो सारे अभी पहलू हमने देखे या लक्षण देखे, ये निर्धनता के लक्षण है। मतलब इतने सारे क्षेत्र में हमें निर्धनताएं दिखाई देती है, या जब हम लोग निर्धन व्यक्ति की बात करते हैं तो ये सारी विशेषताएं हमारे सामने होती है। चाहे वो भूमिहीन हो सकता है, निरक्षर हो सकता है, उसका परिवार का आकार बड़ा हो सकता है, कुपोषित हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण संकल्पना, सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टि में निर्धनता। मतलब हमारे सामाजिक वैज्ञानिक जो है, सोशल साइंटिस्ट, इस निर्धनता को किस दृष्टि से देखते हैं, उनकी नज़र में निर्धनता क्या है। वैसे निर्धनता के अनेक पहलू है, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं, आय और उपभोग के स्तर से संबंधित। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ इसका ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता हूँ। जो दूसरा है, सामाजिक सूचक जैसे निरक्षरता का स्तर, कुपोषण का कारण, रोग प्रतिकारक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, और सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी। तो ये सामाजिक सूचक है। तो इतने सारी अगर चीज़ें उनको उपलब्ध नहीं है तो डेफिनेटली वो निर्धन ही कहा जाएगा, और ऐसे व्यक्ति निर्धन ही होंगे। तो ये एक प्रमुख सामाजिक सूचक माना जाता है। इसमें हम लोग तीसरा देखेंगे, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण। तो ये सोशल साइंटिस्ट जो है, सामाजिक वैज्ञानिक, इस पर आधारित भी निर्धनता का विश्लेषण करते हैं। इसमें दो टर्म है, एक सामाजिक अपवर्जन और दूसरा असुरक्षा। एकदम सिंपल है, शब्द भला ही आपके लिए बड़ा लग रहा होगा या नया लग रहा हो कि ये अपवर्जन क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है। सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल। सामाजिक अपवर्जन का मीनिंग इतना ही होता है कि समाज में कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो सभी प्रकार की सुविधाओं का उपभोग लेते हैं। मतलब उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, रहने के लिए अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, घूमने के लिए गाड़ियां है, बिजली है, जो भी मनोरंजन के साधन है, टीवी है, फ्रिज है, वो सारी चीज़ें हैं। वो टूर पे जा सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं, त्योहारों में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मन चाहे खाना खा सकते हैं। कई सारे ऐसे लग्जरियस हम लोग कह सकते हैं जीवन या मौलिक आवश्यकताओं की वो आसानी से पूर्ति करते हैं। ऐसे इन शॉर्ट वो अमीर लोग। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें
ये लग्जरियस तो बहुत दूर, लेकिन मौलिक जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिलते हैं। जैसे उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता है, गंदगी में रहना पड़ता है, झोपड़ी में रहना पड़ता है, 8-8 लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, उनको खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं है, 2 वक्त पूरा पेट भर खा नहीं सकते हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार है, बच्चों को पढ़ाई नहीं कर सकते, बच्चों का इलाज नहीं कर सकते हैं, हर हर समय उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, जो भी उपलब्ध होता है उसकी मजदूरी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अपवर्जन मतलब उन सुविधाओं से वो लोग दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, उन सुविधाओं के लाभ वो नहीं ले पाते, दैट इज कॉल्ड अपवर्जन। तो जैसे हमारे देश में जाति व्यवस्था थी, आप लोग जानते हैं, दलित समुदाय को, अनुसूचित जाति के लोगों को किस प्रकार से गांव के बाहर रखा जाता था, स्पर्श नहीं किया जाता था, उनसे निचले दर्जे के काम किए जाते थे, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक अपवर्जन का उदाहरण है। सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही कम नहीं करता। देखिए सामाजिक अपवर्जन के कारण क्या होता है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ, सामाजिक अपवर्जन मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है कि समाज के कुछ लोगों को सारी सुविधाओं के लाभ मिलते हैं या वो सारी सुविधाओं के लाभ ले रहे, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे समुदाय या वर्ग है जिन्हें ये न्यूनतम, कम से कम जो मौलिक आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति करने में भी वो सक्षम नहीं है। इस प्रकार से वो उन सुविधाओं से बहुत दूर है। दैट इज द सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन केवल आय में कम नहीं करता है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा क्षति पहुंचती है। मैंने अभी कितने सारे उदाहरण दिए कि समाज में उनको सम्मान नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके तरफ देखने का नज़रिया, वो बीमार रहते हैं, और किस प्रकार से बहुत सारी उनकी ऐसी स्थितियां होती है। तात्पर्य, सामाजिक अपवर्जित लोगों की आय बहुत कम और सुविधाओं का अभाव होता है। वेरी सिंपल, इन शॉर्ट, अगर आप लोग सामाजिक अपवर्जन को अगर उसका विश्लेषण करोगे तो वेरी सिंपल, सामाजिक अपवर्जित लोगों की आय बहुत कम होती है और उनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, उन्हें सामाजिक अपवर्जित लोग कहते हैं। सिंपल, पैसा कम होना, आय इनकम कुछ भी नहीं है उनके पास, और जो सुविधाएं हैं न्यूनतम मूल सुविधाएं भी उनके पास उपलब्ध नहीं है, दैट इज द सामाजिक अपवर्जन। अब देखेंगे असुरक्षा। भारत में असुरक्षित महसूस करने के कारण या स्वयं को हमेशा वो असुरक्षित समझते हैं, इसके कारण भी वो लोग निर्धनता पर चले जाते हैं या निर्धन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य जो है, खासतौर पे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, कोई विधवा या दिव्यांग व्यक्ति जो है, डिसेबल व्यक्ति, भावी वर्षों में निर्धन होने या रहने की अधिक संभावना जताता है, क्योंकि इन लोगों में अधिक चांसेस होते हैं कि ये हमेशा निर्धन ही रहेंगे, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोग सामान्यतः शिक्षा से बहुत दूर है और उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए वो देश के मुख्य प्रवाह में नहीं आते। ना उनका आर्थिक विकास होता है, ना ही उनका सामाजिक विकास होता है, और इसीलिए ऐसे पिछड़े जाति के लोगों को निर्धनता पर जाने की अधिक संभावनाएं होती है। दूसरा, विधवा व्यक्ति, आप लोग जानते हैं, बेचारी वो बेसहारा हो जाती है, और जब बेसहारा होती है तो बहुत सारी उनके साथ समस्या निर्माण होती है, और इसके कारण भी इसकी भी संभावनाएं बहुत अधिक होती है कि वो निर्धनता में अपना जीवन बिताए। और डिसेबल व्यक्ति जो है, दिव्यांग व्यक्ति जो है, जिसे पहले विकलांग कहा जाता था, आपके किताब में विकलांग ही शब्द है, लेकिन अभी नया शब्द प्रयोग किया जाता है दिव्यांग। तो इन दिव्यांगों का भी वैसा ही है, वो हमेशा कि वो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इस प्रकार के विचार के कारण बेचारा वो निर्धनता में ही जी पाता है। तो ये इन तीनों कैटेगरी में अधिक संभावना होती है। ये मतलब ये तीनों लोग अपने आप को हमेशा क्या समझते, असुरक्षित समझते हैं, और इसीलिए वो निर्धनता पे चले जाते हैं। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है।
तो प्यारे बच्चों, ये असुरक्षा का जो निर्धारण है परिसंपत्ति, मतलब उनके पास संपत्ति, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और रोजगार, इनके अगर अवसर है तो डेफिनेटली वो निर्धनता से ऊपर जा सकते हैं, निर्धनता से निकल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उनको अगर नहीं मिलती है, देखिए उन समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से, मतलब क्या ये सारे विकल्प उनके पास उपलब्ध है? अगर इनका उत्तर देखोगे तो इसका उत्तर अधिकतर नहीं के बराबर आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आज भी जंगलों के पास में रहते हैं, पढ़ाई में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती है, या वहाँ स्कूल नहीं है, अगर स्कूल भी है तो भी वहाँ पर आने जाने के लिए साधन नहीं है, अगर साधन भी होंगे तो भी शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, कई सारे उनको ठीक से इलाज नहीं मिलता है, अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। जब ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो फिर उनका विकास कैसे होगा? अगर वो विकास नहीं होगा तो वो निर्धनता से कैसे बाहर आएंगे? तो ये सारे अवसर अगर उन्हें दिए जाते हैं, लेकिन ये अवसर मिलते नहीं, और इसीलिए वो हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं? असुरक्षित समझते। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में हर समय प्राकृतिक आपदाएं आती है, हर साल उनका या 2 साल में 3 साल में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती है, घर टूट जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, ऐसे लोगों को कभी भी आय में वृद्धि नहीं होती है। और इस रहते तो है बेचारे वहाँ पर, कहाँ जाएंगे उस स्थल को छोड़कर, लेकिन इसके कारण पूरी तरह से उनके साल में, मतलब 5 साल में 2-3 साल तो फसलें बर्बाद हो जाती है, कर्जे में डूब जाते हैं, घर टूट जाते हैं, पूरा पानी घर में भर जाने के बाद में सारे उनके जो घर का सामान होता है वो खराब हो जाए। अब देखिए, अब हर साल, अभी आपने देखा कि अभी जो चक्रवात आया था महाराष्ट्र में, तो कोंकण किनार पट्टी पर क्या हाल हुआ, सिंधुदुर्ग वगैरह आप लोगों ने देखा कैसे वो नए घर बना रहे। तो इस प्रकार से तो ये लोग अपने आप को हमेशा, क्योंकि ये हमेशा ही असुरक्षित ही रहेंगे, एक आधा साल अगर उत्पन्न भी ज़्यादा होगा तो पता चला 3 साल के बाद, 3 साल उनके यहाँ उत्पन्न हुआ सारा बाढ़ के कारण या सूखे के कारण या चक्रवात के कारण, सुनामी के कारण नष्ट हो गया, तो सोचिए, तो बेचारे वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। उसी प्रकार से आतंकवाद वाले क्षेत्र में भी वही होता है, वहाँ डर रहता है और इसलिए वहाँ उनको अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं और वहाँ लोग अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। और ये असुरक्षा की जो भावना है, यही असुरक्षा की भावना उन्हें निर्धनता में ढकेल देते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक अपवर्जक और ये असुरक्षा एक निर्धनता का एक मापदंड या सूचक माना जाता है। अब हम देखेंगे निर्धनता के आकलन की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि निर्धनता को कैसे मापा जाता है। हम किसी व्यक्ति को ये निर्धन है कैसा कहेंगे, उसका आधार क्या है, उसका मापदंड क्या है। तो वैसे देखा जाए तो ये एक निर्धनता रेखा, वैसे निर्धनता रेखा एक काल्पनिक लाइन है। निर्धनता रेखा एक ऐसी निश्चित की जाती है और उसमें एक सीमा तय की जाती है, और वो सीमा के ऊपर अगर है तो वो निर्धन नहीं है, और उस निर्धनता रेखा के अगर नीचे है तो वो निर्धन है। इसी को हम लोग विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करते हैं। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि जो है आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। आय मतलब उसका इनकम कितना है, पर डे या पर मंथ या पर ईयर भी कर सकते हैं आप लोग। तो उसका इनकम कितना है उस पर आधारित भी हम लोग वो निर्धन है या नहीं ये बता सकते हैं। और उपभोग के स्तर, उपभोग मतलब वो जो सामान्य जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो है, जो खाने पीने की चीज़ें जो है, क्या वो नियमित मात्रा में उसके पास उपलब्ध है, उसका उपभोग वो अच्छी तरह से कर पाता है या नहीं, यही उपभोग स्तर है। तो इसको हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति की आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। डेफिनेशन मैंने जैसे कि वैसी किताब की है इसलिए वैसे लिखे, मैं आपको विश्लेषण करता हूँ एकदम सिंपल, कि अगर कोई व्यक्ति की आय और उपभोग का स्तर है जो निर्धनता रेखा, ये निर्धनता रेखा जो है ये हर वर्ष उस देश की सरकार तय करती है, उसका जो एक सीमा तय करती है। जैसे अगर आय की बात करेंगे हम लोग तो प्रतिदिन, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं, प्रतिदिन 32 रुपये, लिसन टू केयरफुली, प्रतिदिन 32 रुपये अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर 32 रुपये प्रतिदिन मजदूरी करता है तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर।
और 32 रुपए से नीचे प्रतिदिन उसको अगर मजदूरी मिलती है तो वो हो गया निर्धनता रेखा के नीचे, यानी वो व्यक्ति हो गया निर्धन। तो ये जो है एक दिए हुए समूह को, ये जो है मूल आवश्यकताओं को एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक है, मतलब जो निर्धनता रेखा में जो तय किया गया है कि इतना अगर उत्पादन है या इतना वस्तुओं का उपभोग करता है या उसका इतना इनकम है तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर, नहीं तो वो निर्धन माना जाएगा। अर्थात देखिए इसमें स्पष्ट हो जाएगा, अर्थात किसी व्यक्ति की आय मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। एकदम सिंपल डेफिनेशन। हमारी मूल आवश्यकता आप लोग जानते हैं, पहले जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 मौलिक आवश्यकता है जो हर एक व्यक्ति को मिलना या प्राप्त करना उसका अधिकार है, लेकिन नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति ये 5 आवश्यकताओं की पूर्ति अगर वो नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो निर्धन है। यानी कि जो व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है, उस व्यक्ति को निर्धनता के श्रेणी में डाला जाता है या उस व्यक्ति को निर्धन कहा जाता है। आवश्यक वस्तुएं जो है, जैसे मैंने अभी कहा, भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो आवश्यक वस्तुएं समय व स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं हर समय। उसके हम जब बचपन थे, हमने जब 5वीं 6वीं में या 10वीं तक हम लोग पढ़े, तब हमारी मौलिक आवश्यकता केवल 3 थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन बाद में इसको संशोधन किया गया कि शिक्षा भी एक मौलिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य भी जीवन का अंग है और उसको भी एक मौलिक उसमें आवश्यकताओं में डाला गया, और इसलिए आज भारत में 5 मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार से ये स्थान और समय, मतलब हमारे देश में अलग है, दूसरे देश में अलग है। अंततः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है, उनके जो आधार है वो भी, उसमें भी भिन्नताएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, देखिए, और हमारे देश में कार तो एक रखना विलासिता माना जाता है, अमीर माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों देशों में अलग अलग निर्धनता के क्राइटेरिया है। अब भारत में निर्धनता के मापदंड, दोनों मापदंड को हम लोग देखेंगे। तो मुख्य रूप से भारत में जो मापदंड निर्धनता को मापने के लिए या निर्धनता को निर्धारित करने के लिए या निर्धनता का आकलन करने के लिए जो मेन मापदंड भारत में उपयोग में लाया जाता है वो है कैलोरी की मात्रा। कैलोरी क्या है प्यारे बच्चों? हर व्यक्ति को प्रतिदिन जीवित रहने के लिए उतनी कैलोरीज ऊर्जा मिलनी चाहिए और उसके लिए उतना भोजन, उसे पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं कैलोरीज। तो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो कितनी कैलोरीज होना चाहिए इसकी मात्रा निश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग, तो कैलोरी की मात्रा आयु के अनुसार अलग होती है। छोटे बच्चे की कैलोरीज डेफिनेटली कम रहेगी, बड़े की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बुजुर्गों की थोड़ी कम रहेगी। लिंग के आधार पर भी इसमें भिन्नताएं होती हैं। और काम करने की प्रकृति, कोई बहुत शारीरिक काम कर रहा है तो वो ज़्यादा कैलोरीज ऊर्जा खपत करेगा, लेकिन कोई बैठा बैठा काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके अनुसार बदलती रहती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी की मात्रा निश्चित की गई है। तो प्यारे बच्चों देखो, गरीबी निर्धारित करने के लिए भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरीज जो है ऊर्जा उसे मिलनी चाहिए, निश्चित की गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात ग्रामीण व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तो वह निर्धन है। 2400 कैलोरीज प्राप्त कर रहा है तो वो सक्षम है, अबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल में आ जाएगा, निर्धनता रेखा के ऊपर। अगर वो उसके नीचे है तो निर्धन हो जाएगा या उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये निर्धनता तय की जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरीज जो है ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम लोग निर्धनता के ऊपर मानते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर मानते हैं। लेकिन 2400 कैलोरीज ऊर्जा से नीचे अगर वो प्राप्त करता है तो वो हो जाएगा निर्धन या गरीबी रेखा के
नीचे, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन 2100 कैलोरीज की मात्रा निश्चित की गई है, अर्थात जो शहरी व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है वह निर्धन है या उसे निर्धनता रेखा के नीचे रखा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये शहरी क्षेत्र है। अभी आपने यहाँ पर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरीज ऊर्जा है, तो शहरी क्षेत्र के लिए 2100। इतना फर्क क्यों रखा है, ग्रामीण में अधिक क्यों रखा है? इसका सिंपल कारण है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है अधिकतर शारीरिक कार्य करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, और आमतौर पर शहरों में जो काम होता है वो ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है, उतना शारीरिक खपत की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उसको कम कैलोरीज रखी है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर क्षेत्र की तुलना में अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। आय के आधार पर निर्धनता, एक्चुअली देखा जाए तो आय मतलब उसी से निकाली जाती है कि 2400 कैलोरीज ऊर्जा, लिसन टू केयरफुली, 2400 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने खाद्यान्न या भोजन की आवश्यकता होती है उसका उस समय का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, यानी कि बाजार मूल्य निकाला जाता है और उस पर आधारित उसकी आय निश्चित की जाती है। भारत में 2011-12 के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति माह रखिए। शहरी क्षेत्र में अधिक क्यों रखा गया है? क्योंकि वहां पर वस्तुएं महंगी होती है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में तुलना में थोड़ी महंगाई कम होती है। तो इस प्रकार से वेरी सिंपल, ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह कमाता है वो एपीएल में आ जाएगा, लेकिन 816 से नीचे कमा रहा है एक महीने में तो वो हो जाएगा निर्धनता में या बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे। तो दूसरी तरफ शहर में वैसा ही है, शहर का अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह कमा रहा है तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपीएल में। अगर नहीं कमा रहा है तो वो हो जाएगा एपीएल में। अब मान लेते हैं इसका जो है कि एक इसमें 5 परिवार के लोग हैं और 5 परिवार में अगर 816 को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आएगा उतने पैसे अगर पूरा परिवार नहीं कमा रहा है तो वो निर्धनता में आ जाएगा। भारत में 2000, ये नए आंकड़े भी मैंने दिए हैं यहाँ पर, भारत में 2021 के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 960 रुपये पर डे, 32 रुपये अगर कमाता है तो एपीएल, नहीं तो वो बीपीएल रुपये है, और शहरी क्षेत्र के लिए 1410 रुपये पर डे, ₹47। अभी आप बोलेंगे कि सर पर डे 47 तो हर कोई, प्यारे बच्चों कमा तो लेता है वो, लेकिन हर दिन उसे वो काम, एक दिन 300 रुपये कमा लेगा लेकिन 5 दिन उसको काम नहीं मिलेगा तो रेशो कितना आएगा, नंबर 1। दूसरी बात, उसके परिवार में 5 लोग हैं, 5 परिवार के सभी लोग तो काम नहीं करेंगे, तो जब उस परिवार को पूरे उसके आय से 5 लोगों को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पर डे या पर मंथ इनकम ये रिड्यूस हो जाएगा और वो निर्धनता में चला जाता है। निर्धनता रेखा की सीमा वस्तुओं की बढ़ती कीमतें के साथ साथ समय समय पर संशोधित की जाती है। निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण में माध्यम से किया जाता है। हर 5 साल में सामान्यतः ये इसका आकलन किया जाता है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जाता है प्रत्यक्ष रूप में, जिसे मतलब सैंपल सर्वे जिसे हम लोग कहते हैं। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सैंपल लिए जाते हैं देश के अलग अलग भागों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग समूहों के, और उसके द्वारा, जिसको एनएसएसओ कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा ये तय किया जाता है। इसके अलावा विश्व बैंक का भी एक अपना मापदंड है निर्धनता तय करने के लिए। तो सामान्यतः विश्व बैंक विकासशील देशों के बीच में तुलना करने के लिए निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे $1.9, जो व्यक्ति $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कमाता है तो वो निर्धनता के ऊपर है, अगर उसके नीचे है तो डेफिनेटली वो निर्धन है या गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये आय के आधार पर विश्व बैंक तय करता है। तो इस प्रकार से ये भाग हम यही समाप्त करते हैं। निर्धनता के विविध पहलुओं पर चर्चा कीजिए।
सामाजिक अपवर्जन व सामाजिक असुरक्षा निर्धनता के कारण कैसे बनते हैं? निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हो? भारत में निर्धनता के आकलन के प्रमुख मापदंडों की व्याख्या कीजिए और विश्व बैंक निर्धनता को निर्धारित करने के लिए कौन से मापदंड का प्रयोग करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे कि भारत में इस निर्धनता का आकलन हम लोग करेंगे। कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से समूहों में कितने प्रतिशत निर्धनता पाई जाती है और क्या निर्धनता पिछले 50 साल में बढ़ी है, कम हुई है, कब कम हो गई, कब बढ़ी है, इनका हम विश्लेषण करेंगे। और साथ में विश्व के निर्धनता पर भी एक हम लोग नज़र डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।